नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने मनोविज्ञान के विकास के पहले पार्ट में देखा था कि डेट वाइज कैसे चीजें आपकी विकसित होती चली गई। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान को विकसित करने में दुनिया के किन किन संप्रदायों का या दुनिया की कौन कौन सी विचारधाराओं का महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसमें से अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान को मनोविज्ञान बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो आपकी किसकी रही? संरचनावाद की रही। संरचनावाद के बाद एक नई विचारधारा आई प्रकार्यवाद की। इसके बाद एक और विचारधारा आपकी गेस्टाल्टवाद की आती है। गेस्टाल्टवाद के बाद व्यवहारवाद आता है। व्यवहारवाद के बाद मनोविश्लेषणवाद आता है और इसके बाद हार्मिकवाद आता है। और भी कई विचारधाराएं हैं जैसे कि मानवतावाद है, प्रकृतिवाद है, उनकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। आज हम इतनी विचारधाराओं को डिटेल से सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो संरचनावाद है, संरचनावाद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका विभाग खोला जाता है और उस विभाग में जो दो लोग थे, संरचनावाद की विचारधारा के प्रतिपादक ईबी टिचेनर और दूसरे थे विलियम वुंट। तो इसमें आपको दो लोगों का नाम याद रखना है, टिचेनर एवं वुंट। अगर पूछे कि संरचनावाद की नींव किसने रखी, तो आपका उत्तर होगा ईबी टिचेनर ने। और संरचनावाद को विकसित किसने किया, तो वुंट ने किया। अब इन लोगों ने जो मुख्य वर्ड पकड़ा वो थी चेतन अनुभूति। चेतन अनुभूति और चेतन अनुभूति की संरचना क्या है, इसी पर विलियम वुंट बात करते हैं। और इसी की संरचना का विश्लेषण करने के कारण हम इस विचारधारा को संरचनावाद के नाम से जानते हैं। विलियम वुंट ने यहां पर जो है इसके दो तत्व माने हैं चेतन के। एक को संवेदना कहा गया है और दूसरे को भाव कहा जाता है। संवेदना और भाव। संवेदना आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आपको सर्वप्रथम अनुभूति होती है उसे हम संवेदना कहते हैं। और भाव का मतलब भी समझते हैं, जो है यहाँ पर इमोशन, किसी भी वस्तु को देख करके उसके बारे में कुछ विचार आना, फीलिंग आना, वो आपका भाव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर टिचेनर ने इन दो तत्वों की बजाय इनके तीन तत्वों का उल्लेख किया है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो है चेतन अनुभूति के दो तत्वों का उल्लेख किसने किया, तो वुंट ने किया। जबकि तीन तत्वों का उल्लेख किसने किया, ईबी टिचेनर ने किया। तो ये तीन तत्व आपके कौन से थे, संवेदना, प्रतिमा और अनुराग। तो संवेदना इसमें भी शामिल है। इसमें दो नई चीजें लेकर के आते हैं, प्रतिमा और तीसरा यहां पर अनुराग। तो अनुराग लगाव एक प्रकार से फीलिंग जैसा है। आपके दिमाग में जो कुछ फोटो बनती है वो यहाँ पर प्रतिमा कहलाएगी। और इसी को हम बोलते हैं कि चेतन तत्वों में तीन प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं जो इसकी संरचना को स्पष्ट करते हैं। और दूसरी तरफ आएगी तो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विकसित किया विलियम वुंट ने। त्रिविमीय सिद्धांत
ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। त्रिविमीय सिद्धांत। भाव की 3 बीमाएं कौन कौन सी बताई गई हैं? तो एक तो है कि सुखद और दुखद। कभी आपके जीवन में सुख आता है, कभी आपके जीवन में दुख आता है। दूसरा है शिथिलन, शिथिलन, शिथिलन और तनाव, शिथिलन तथा तनाव। और जो तीसरी बीमा है वो आपकी यहां पर उत्तेजना एवं शांत है। उत्तेजना एवं शांत है। तो यहां से आपको याद रखना है कि विलियम वुंट ने 2 प्रकार के तत्व बताए हैं चेतना के, और चेतना की संरचना को स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं। और भाव में 3 बीमाएं पाई जाती हैं जिसको हम त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप और आगे देखिएगा तो विशेषताओं में इन्होंने केवल गुण तथा तीव्रता को रखा है। इस चेतन की विशेषताएं क्या होंगी? चेतन तत्व की विशेषता क्या होगी? तो इसमें गुण एवं तीव्रता, केवल 2 चीजों को सम्मिलित किया। गुण एवं तीव्रता। लेकिन इधर आएंगे, टिचेनर ने इसके यहां पर 4 विशेषताएं मानी है। 2 की जगह पर टिचेनर महोदय ने 4 विशेषताएं मानी। गुण तो है ही है, इसमें भी तीव्रता भी है। गुण तथा तीव्रता ये तो इन्होंने भी माना है। स्पष्टता और अवधि, ये संरचना या चेतना की संरचना में स्पष्टता भी होनी चाहिए और कुछ काल विशेष समय को भी इन्होंने इसमें जोड़ा है। तो इतनी बातें आपको संरचनावाद में याद रखनी है कि संस्थापक यहाँ पर ईवी टिचेनर है, विकसित करने का काम विलियम वुंट ने किया। इसके बाद देखा जाए तो संरचनावाद का मनोविज्ञान में योगदान क्या रहा है? तो योगदान की दृष्टि से आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि संरचनावादियों ने ही सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग किया। तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग करने का काम किन्होंने किया? तो संरचनावादियों ने किया। और उसी में आप पढ़ते हो कि सन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित करते हैं। और जो दूसरा इनका सबसे बड़ा रोल रहा है वो यहाँ पर अंतर निरीक्षण विधि को बढ़ावा देना है। अंतर निरीक्षण विधि। और अंतर निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें आप खुद को जांचने की कोशिश करते हो, अपने आप को समझने का जिससे प्रयास किया जाए, वही यहाँ पर अंतर निरीक्षण विधि कहलाती है। तो इतनी चीजें आपको संरचनावाद के बारे में याद रखनी होंगी। आइए अब आगे देखते हैं। जितने प्रश्न बन सकते हैं लगभग हर चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। अब संरचनावाद के विरोध में एक नई विचारधारा खड़ी हुई, प्रकारवाद। भाई ये संरचनावाद क्या कर रहा था कि चेतन तत्वों का विश्लेषण करने का काम कर रहा था, और इसके विश्लेषण के खिलाफ था प्रकारवाद। और प्रकारवादी कहते थे कि आप केवल संरचना के कार्यों का उल्लेख करिए। और इसके लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इस विचारधारा की शुरुआत होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कौन करता है? तो विलियम जेम्स इस विचारधारा की शुरुआत करते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ही शिकागो विश्वविद्यालय में इस विचारधारा को विकसित करने का काम किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय में इस विचारधारा को विकसित करने का काम किया गया, और उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो आपका जॉन डीवी का। तो जॉन डीवी ने प्रकारवाद को विकसित करने का काम किया संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय। और एक नाम है जेम्स एंजल, जो जॉन डीवी के साथ काम करते थे।
जेम्स एंजल। अब देखिए प्रकारवादियों का क्या कहना था। प्रकारवादी कहते थे कि हमें केवल दो बातों पर यहां पर विचार करना चाहिए। पहला क्या कि व्यक्ति क्या है इसको जानने की कोशिश की जाए, इंसान होता क्या है। और दूसरा प्रश्न ये खोजने की कोशिश की जाए कि व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों करता है, व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों करता है। तो हमें क्या करना होगा, इन दो प्रश्नों के जवाब यहां पर जानने की कोशिश करनी होगी। और देखिए प्रकारवादी क्या कहते हैं कि आप कुछ भी करना शुरू करिए, सबसे पहले आपको जरूरत किसकी होगी, सबसे पहले आपको जरूरत होगी उद्दीपक की। और जब उद्दीपक होगा उसी के अनुसार व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति या वस्तु कुछ भी रख सकते हो आप यहां पर, अनुक्रिया करने की कोशिश करेगा। तो देखो सबसे पहले स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, अर्थात SOR थ्योरी पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। और SOR का जो सिद्धांत यहां पर विकसित किया गया वो आपका किसके द्वारा विकसित किया गया, SOR थ्योरी वुडवर्थ के द्वारा विकसित किया गया। तो देखिए अभी तक मैंने बात क्या किया कि प्रकारवादियों ने जहां संरचनावादी केवल यहां पर जो है चेतन अनुभूति की संरचना पर बात कर रहे थे, प्रकारवादियों ने चेतन अनुभूति के कार्यों पर बात की। और इसकी शुरुआत हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई विलियम जेम्स के द्वारा। शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डेवी तथा जेम्स एंजल ने इस विचारधारा को और विकसित किया और उन्होंने दो प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की, व्यक्ति क्या है और व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों करता है। और इनका कहना है कि उद्दीपक होता है, उद्दीपक के बाद कोई व्यक्ति होता है, उसके अनुसार ही यहां पर रिस्पॉन्स करने का काम करता है। अब एक चीज और समझना कि जब उद्दीपक होगा, उद्दीपक के अनुसार अनुक्रिया होगी, तो अर्थात इसका व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होगा। तो मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार आपका कैसा होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। और दूसरी बात याद रखनी है, उद्दीपक से व्यक्ति की प्रेरणा ही प्रभावित नहीं होती बल्कि व्यवहार भी प्रभावित होता है। उद्दीपक से व्यक्ति की यहां पर मोटिवेशन पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि इसके साथ साथ बिहेव पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर दिमाग में रखनी होगी। अब देखिए प्रकारवादियों का देन क्या रहा, एक चीज और याद रखना कि प्रकारवादी में आएंगे कौन कौन, तो वुडवर्थ भी आएंगे आपके, वुडवर्थ के साथ साथ थॉर्नडाइक भी आएंगे आपके, और विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स एंजल, ये सारे नाम आपके प्रकारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी देन देखिए क्या रही है। प्रकारवादियों ने ही साहचर्य के नियम विकसित किए, साहचर्य के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट। और साहचर्य के नियम के अंतर्गत ही तीन नियमों की व्याख्या की। एक समानता का नियम कहलाए, दूसरा समीपता का नियम कहलाए, और तीसरा बारंबारता का नियम कहलाए। और जब आपके पेपर में डिस्कस किया गया था ये प्रश्न, तो बारंबारता की जगह वैषम्य का नियम आपका डिस्कस किया गया था। अर्थात प्रश्न अगर आता है कि निम्नलिखित में से साहचर्य के नियम हैं, तो आपको ध्यान रखना है समानता, समीपता, बारंबारता, वैषम्य, ये सब क्या है, साहचर्य के नियम के अंतर्गत आते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ पर उपयोगिता सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जो चीजें उपयोगी हैं उनको हमें पहले सीखना चाहिए, उपयोगिता सिद्धांत। और दूसरी चीज प्रकारवादियों का जो रोल रहा, तो करके सीखना, इस बात पर बल दिया कि आप चीजों को रटे नहीं, खुद से करें और तब जाकर के सीखें। तो इतनी बातें आपको प्रकारवादियों के संदर्भ में याद रखनी होगी। आइए अब एक और विचारधारा की ओर बढ़ते हैं इसके आगे। तो नाम मैंने गिना दिया है, प्रकारवादियों के जनक कौन है, प्रकारवादी की स्थापना किसने की, विलियम जेम्स ने की, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक विकसित जॉन डेवी ने किया। और इसी में आपका नाम आता है, थॉर्नडाइक का भी नाम आता है।
और वुडवर्थ का भी नाम आता है। चलिए अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं और गेस्टाल्टवाद को समझते हैं। ये जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है और जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्रता। समग्रता अर्थात इस विचारधारा का जन्म ही कहां हुआ? तो यहां पर जर्मनी में हुआ। और गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? तो गेस्टाल्टवाद की विचारधारा की स्थापना वर्दीमियर के द्वारा की गई। वर्दीमियर के द्वारा की गई। और इसको विकसित करने का काम किसने किया? तो लेविन, कोहलर, कोपका, इन सब लोगों ने गेस्टाल्टवाद को विकसित किया। और गेस्टाल्टवाद ने ही क्षेत्र सिद्धांत का उद्घाटन किया, अर्थात क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। और क्षेत्र सिद्धांत से आता है, जो आशय है ज्ञानात्मक क्षेत्र संगठन सिद्धांत। तो कुल मिलाकर के आप एक क्रम से बढ़े, तो केवल चेतना की संरचना पर बात कर रहे संरचनावादी, फिर चेतना के कार्यों पर बात कर रहे प्रकारवादी, और जिसमें संरचना तथा कार्य दोनों पर बात किया जाए, समग्रता को लेकर के बात किया जाए, वही आपका क्या कहलाता है? वही विचारधारा आपकी कहलाती है गेस्टाल्टवादी। और देखें, गेस्टाल्टवाद में और कौन सा फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए? तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार स्मृति एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। मेमोरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि मेमोरी आपकी कैसी होती है? गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। और जैसे जैसे समय बीतेगा क्रमिक परिवर्तन मेमोरी में दिखाई देगा। क्रमिक परिवर्तन आता है। जैसे आप मान लीजिए कि आज आपको कोई चीज बहुत बढ़िया याद हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें धीरे धीरे उसके सांकेतिक चिन्ह धूमिल होते चले जाएंगे। तो वो आपका संबंध जो क्या होता है, धीरे धीरे टूटता चला जाता है और चीजें भूलने की कगार पर पहुंचने लगती हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि मेमोरी एक प्रकार की गत्यात्मक होती है और समय बीतने के साथ साथ क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। और आइए देखते हैं और क्या कहा है इन्होंने, गेस्टाल्टवादियों ने, कि चिंतन कितने प्रकार का होता है। तो इनके अनुसार ये चिंतन आपका 3 प्रकार का होता है। इन्होंने यहां पर जो है इसके 3 प्रकार बताए हैं चिंतन के। कौन कौन से? ए, बी और वाई। ए, बी और वाई। ए जो होता है चिंतन, ये आपका प्रोडक्टिव होता है, अर्थात आप खुद से चीजों को समझ रहे होते हैं, इसमें समझ का रोल ज्यादा होता है। जो बी प्रकार का चिंतन, जो वाई प्रकार का चिंतन होता है, ये आपका प्रयास और भूल पर आधारित होता है। प्रयास और भूल पर आधारित होता है। लेकिन जो बी प्रकार का चिंतन होता है वो आपका दोनों टाइप का मिलेगा, प्रोडक्टिव और प्रयास एवं भूल। प्रोडक्टिव और प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर। तो इनके अनुसार ये चिंतन आपका 3 प्रकार का होगा, ए, बी और वाई। और सबसे अच्छा प्रकार का चिंतन कौन सा माना जाएगा? ए प्रकार का चिंतन सबसे अच्छा माना जाता है। तो इतना आपको गेस्टाल्टवाद के संदर्भ में याद रखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे व्यवहारवाद को लेकर के। आइए गेस्टाल्टवाद के बाद देखते हैं व्यवहारवाद। तो जो व्यवहारवाद है, इसकी स्थापना वाटसन ने कहां पर की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई। हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। और व्यवहारवादियों के अंतर्गत जो आपके आते हैं, स्किनर भी आते हैं, स्किनर, पावलोव, और इसके बाद में जो लोग शामिल हुए व्यवहारवाद में, थॉर्नडाइक भी आपके व्यवहारवादी ही हैं। परवर्ती व्यवहारवादी, परवर्ती मतलब जो लोग बाद में शामिल हुए,
जैसे सीएल हल है, गुथरी है, सीएल हल हो गए, गुथरी हो गए, मिलर हो गए, होम्स हो गए, मिलर हो गए, होम्स हो गए, ये लोग यहां पर व्यवहारवाद में सम्मिलित होते हैं। तो आपको अभी जो मैंने बताया शुरुआत कहां हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने किया? वाटसन ने किया। किस विद्यालय में किया? हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। और कौन कौन से लोग इस विचारधारा को मानते हैं? तो स्किनर, पाओला और थॉर्नडाइक। फिर बाद में किन लोगों ने स्वीकार किया? तो सीएल हल, गुथरी, मिलर और होम्स इस विचारधारा पर काम करने लगे। इतने प्रश्न आपको इसमें भी याद रखना है। और देखते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की विचारधारा को द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर जो ज्यादा प्रभावित की मनोविज्ञान को, इसलिए उसको सेकंड फोर्स कहलाता है। अगर द्वितीय बल व्यवहारवाद कहलाता है तो यहाँ पर फर्स्ट बल कौन कहलाता है? प्रथम बल के नाम से किसे जाना जाता है? मनोविश्लेषणवाद को हम यहाँ पर जो प्रथम बल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रथम बल कहलाएगा और व्यवहारवाद आपका द्वितीय बल कहलाएगा। अब देखिए, अनुभविक व्यवहारवाद के बारे में व्यवहारवादियों ने ज्यादा चर्चा किया है। अनुभविक व्यवहारवाद अर्थात आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करिए और उन्हीं से चीजों को सीखिए। अनुभविक व्यवहारवाद, और यही व्यवहारवाद को धनात्मक पहलू माना जाता है। व्यवहारवाद का धनात्मक पहलू माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्हीं व्यवहारवादियों ने, गुथरी ने एक सिद्धांत दिया, इकहरा प्रयास सीखना। यह भी आपका फैक्ट बन सकता है कि गुथरी ने इकहरा प्रयास सीखना। इकहरा प्रयास सीखना मतलब आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार में ही सीख जाते हो। जैसे मान लो जलता हुआ दीपक है और दीपक की तरफ दौड़ते हो उसको पकड़ने के लिए, और एक बार छू लिया, जल गए, तो दोबारा आपको फिर उसमें वहां पर एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सीख गए कि उसके पास नहीं जाना है। तो इसी तरह के सीखने को हम क्या कहते हैं? जो एक बार में सीख जाना होता है, इकहरा प्रयास सीखना कहलाता है। इकहरा प्रयास सीखना के अंतर्गत 3 प्रकार की विधियों का उल्लेख इन्होंने किया है इकहरा प्रयास सीखने में। एक का नाम है सीमा विधि, सीमा विधि या देहली विधि। सीमा विधि का ही नाम है देहली विधि। और दूसरे का नाम है थकान विधि, थकान विधि। और इसके बाद तीसरी विधि का नाम है परस्पर विरोधी विधि, परस्पर विरोधी विधि। तो इनकी चर्चा हम लोग जब नाम आएंगे तब करेंगे। बस इतना याद रखना है कि इन सबको विकसित करने का काम किन्होंने किया है? तो व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया है। आइए और आगे देखते हैं। तो द्वितीय बल कौन कहलाता है? व्यवहारवाद कहलाता है। किस व्यवहार पर ज्यादा रोल दिया? अनुभविक व्यवहारवाद पर। इकहरा प्रयास सीखना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गुथरी का। और इसी के अंतर्गत 3 विधियों का 3 विधि बताई है, सीमा, थकान तथा यहाँ पर जो है परस्पर विरोधी। चलिए अच्छा, और आगे देखते हैं और व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं। इसमें देखें, स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था, प्रोग्राम सीखना, प्रोग्राम सीखना या कार्यक्रमित अनुबंधन सीखना, कार्यक्रमिक सीखना। प्रोग्राम या कार्यक्रमित, ये दोनों आपका एक है, कार्यक्रमित सीखना। और इन्होंने क्या कहा कि कोई भी समस्या है, उस समस्या को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और इस छोटे टुकड़े को स्किनर ने फ्रेम कहा है, और इस फ्रेम को प्रश्न के माध्यम से आप अपने दिमाग तक भेजिए, और जब आपका दिमाग भी उसका उत्तर ना खोज पाए तो एक शिक्षण मशीन के द्वारा इसका उत्तर दिखाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं, इसके द्वारा हम उत्तर दिखाते हैं, तो आपका माइंड बहुत जल्दी उस प्रश्न के उत्तर को सीख जाता है। देखिए, पहले एकदम सरल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई योजना ले लीजिए या कोई भी समस्या ले लीजिए और उसको आप छोटे हिस्सों में बांटिए। और मैंने क्या कहा कि स्किनर ने इन्हीं छोटे हिस्सों को फ्रेम कहा है। जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ पर दफ्ती में या किसी कागज में प्रश्न लिख लें कि का से क्या होता है,
अब बच्चों को दिखाएं, उनको नहीं याद आ रहा है कि का से कबूतर होता है, आप इसके बाद एक दूसरी दफ्ती में दिखा दें जिसमें लिखा हो कि यहाँ पर का से कबूतर होता है। तो जिस दफ्ती में दिखा रहे हैं कि का से कबूतर है वो शिक्षण मशीन है, और जिसके द्वारा प्रश्न दे रहे हैं वो आपका प्रोग्राम। समझ पा रहे हैं कि जैसे मैं पूछूं भारत की राजधानी है, एक प्रश्न आया आपके सामने। अब ये जो भारत की राजधानी है वो बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या है जो फ्रेम के रूप में आपके सामने आ रही। इसके बाद मैं दूसरे फ्रेम में लिख कर दूं या दूसरे किसी कागज में लिख करके दिखाऊं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, वो क्या है, उसी को यहाँ पर स्किनर क्या करे, शिक्षण मशीन। तो शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्किनर के द्वारा किया गया। और भाषा विकास का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया। नोआम चॉम्स्की का नाम भी आता है और स्किनर का नाम भी आता है भाषा विकास का सिद्धांत। और भाषा विकास के सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण बातें बताई कि हम दूसरे की नकल करके या यहाँ पर जो है अनुकरण करके चीजों को सीख लेते हैं। अनुकरण करेंगे तो जल्दी भाषा सीखे। प्रबलन, जब कोई लड़का बड़ों की भाषा की नकल करके बोलने की कोशिश करता है तो आप उसको बोलते हो बहुत अच्छा बोल रहा है, इससे उसको क्या मिल रहा है, प्रबलन मिल रहा है। और नकल करके बोल रहा है, इसी से धीरे धीरे सीख जाता है। इसलिए इन दो सिद्धांतों पर बल किसने दिया है, स्किनर के द्वारा दिया गया। इतना आपको व्यवहारवाद के बारे में याद रखना है। अब आइए आगे चलते हैं और मनोविश्लेषणवाद पर बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद, इन पर डिटेल से बात हम लोग चैप्टरों में करेंगे, क्योंकि इतना देखना है कि कौन कौन सी विचारधाराओं का रोल इसमें ज्यादा रहा है। तो मनोविश्लेषणवाद को हम किस नाम से जानते हैं, प्रथम बल के नाम से जानते हैं। और इस विचारधारा को ऑस्ट्रिया में ज्यादातर विकसित किया गया। और किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड ने किया था इस विचारधारा का प्रचार प्रसार। और मुख्य रूप से नैदानिक परिस्थिति में की गई समस्याओं के हल के रूप में देखा। नैदानिक परिस्थिति में समस्याओं का हल और प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको इसमें पहले याद रखनी है। अब देखिए, इन्होंने मन को दो रूपों में बांटा है। स्थलाकृतिक संरचना के रूप में बांटा है, स्थलाकृतिक संरचना, जिसके बारे में और डिटेल से बात अगली क्लास में करेंगे, जिसमें आपको चेतना, अचेतना और अर्धचेतना ये सब याद रखते हैं। चेतना, अचेतना ये सब रूप कैसे हैं, स्थलाकृतिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत बांटा है मन को, गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत बांटा है। और गत्यात्मक मॉडल में कौन आता है, आपका इड, ईगो, सुपर ईगो, इनको सबको रखते हैं। इसके भी बारे में आगे बात करेंगे। बस केवल इसकी संरचना ध्यान रखो कि एक गत्यात्मक मॉडल है, दूसरा कैसा है, तो यहाँ पर स्थलाकृतिक मॉडल है। अब देखिए, एक और शब्द पर ये ज्यादा बात करते हैं, उसको हम दुश्चिंता बोलते हैं। वो शब्द आपका दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है। दुश्चिंता क्या है, दुश्चिंता के बारे में इन्होंने लिखा है कि दुश्चिंता एक दुखद अवस्था है जो व्यक्ति को यहाँ पर आने वाले खतरे के बारे में बताती है। जैसे अभी देख लीजिए, कोरोना वायरस चल रहा है, इससे कोई ज्यादा भय नहीं लग रहा है। मान लो इसके बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इस तरह का जो विचार आपके मन में पड़ा हुआ है, और अगर नहीं आएगी तो क्या होगा, उसमें कितना दुख भोगना होगा, यही आपकी क्या है, दुश्चिंता। और एक चीज और याद रखना, इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति मानी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने इरोस कहा है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को उन्होंने थैनोटोस कहा है, थैनोटोस कहा है। कुल मिलाकर जब आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है और ये दुनिया बहुत रंगीन है, तो लगता है कि आपके अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति काम कर रही है। और जब लगता है सब कुछ बेकार है, कोई मतलब नहीं है जीने का, जब ऐसे विचार आप में आए, तो इसका मतलब है कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति आपके दिमाग में काम करे। इन सब पर और आगे हम लोग बात करेंगे। आइए एक और विचारधारा को देखते हैं, हार्मिकवाद। हार्मिक का मतलब होता है वृत्ति। हार्मिक जो शब्द का अर्थ है, इसका मतलब है वृत्ति। और हार्मिकवाद आपका मैकडूगल के द्वारा दिया गया। और मैकडूगल ने ही बताया कि हम मूल प्रवृत्तियों के आधार पर संवेगों की व्याख्या कर सकते हैं। ये आपके मैकडूगल के सिद्धांत में आती है। और मानवतावाद में यहाँ पर जो है अब्राहम मोस्ले का नाम आएगा, ये भी आपको याद रखना है।
तो ये आपका रहा इतना मनोविज्ञान का विकास।